Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. इन प्रेजेंट अब वांगजी खुद विंग को अवॉइड करने लगा था। वांगजी के लिए इम्पोर्टेंट था कि विंग सेफ और हेल्दी रहे, पर वांगजी खुद विंग की केयर करे ये ज़रूरी नहीं था। घर पे अपने फैमिली थ्रू और ऑफिस में शुयांग शाओशिनचैन थ्रू वांगजी अब विंग की केयर किया करता था, उसका ख्याल रखता था। करीबन अब उस डिनर डेट नाइट को बीते 10 दिन हो चुके थे और इन 10 दिनों में शायद ही विंग और वांगजी में कोई डायरेक्ट कन्वर्सेशन हुई होगी, जहां एक तरफ उस नाइट के बाद वांगजी विंग के वर्ड से इतना हर्ट हो चुका था कि वो खुद से नजरें तक नहीं मिला पा रहा था, वहीं दूसरी तरफ विंग का हाल भी कुछ सही नहीं था। कुछ एम्प्टीनेस उसे भी फील होने लगी थी अपनी लाइफ में, पर अभी भी उसका ईगो इतना बड़ा था कि वो उस एम्प्टीनेस को ना फिल कर रहा था और ना ही इवन समझने की कोशिश भी कर रहा था। वेन्निंग जिससे मिलने आज भी विंग जाता था और ऑब्वियसली वांगजी की तरह विंग ने भी वेन्निंग को सब कुछ बता दिया था और वेन्निंग ने इवन इस बात पर विंग पे गुस्सा भी किया था। वेन्निंग चाहता था कि विंग खुद को समझे, एटलीस्ट उसे ये तो भी समझने में आना चाहिए कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, कौन ज़रूरी है और वो कितने हद तक विंग की लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है, पर विंग अभी भी ये बात नहीं समझना चाहता था। खैर, विंग की जिद, उसका ईगो इतना बड़ा था कि वेन्निंग को भी ना चाहते हुए विंग का साथ देना पड़ रहा था। खैर, फिलहाल जहाँ विंग कुछ दिनों से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट सिर्फ विंग की लाइफ पर नहीं बल्कि विंग से जो डायरेक्ट कनेक्टेड है उसकी लाइफ पर भी हो रहा था। मतलब युआन जो अपनी शियान मामा को फिलहाल अपसेट देख सकता था, साथ ही वो अपने हैंडसम गोगो को भी फिलहाल बहुत बिजी देख रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी अगर घर आएगा तो युआन उसके पास आएगा। इसीलिए फिलहाल वांगजी घर पे आना सिंपली अवॉइड कर रहा था, या फिर वो डायरेक्टली रात को आया करता और मॉर्निंग में जल्दी निकल जाया करता, जिससे वो विंग के साथ युआन को भी अवॉइड कर सके। पर ऑब्वियसली वो तीनों भी एक ही घर में रहते थे और युआन बच्चा था, उसे अटेंशन की ज़रूरत थी और ईगो प्रॉब्लम्स बड़ों में होती हैं। बच्चों पर अगर इसका असर हुआ तो बच्चे ऑब्वियसली अपसेट रहना स्टार्ट कर देंगे। कहीं ना कहीं घर में जो टेंशन थी उसका असर युआन पर इक्वली हो रहा था। एक तरफ उसके हैंडसम गग का उसे टाइम ना दे पाना, वहीं दूसरी तरफ उसकी शियान मामा का भी उसे ठीक से टाइम ना दे पाना उस बच्चे को अब अपसेट करने लगा था। और इस बात की शिकायत जहाँ युआन ने अपने ग्रैंडफादर से की थी, वही सिचैन और चैंग को भी अब बच्चे की हालत देखकर भी बुरा लग रहा था। ऑलरेडी उनका भाई सफ़र कर रहा था, वही दूसरी तरफ विंग का भी सेम हाल था और अब उन दोनों में जो प्रॉब्लम थी उस वजह से युआन भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा था। युआन जो आज जब अपने स्कूल से घर आया तो उसने सीधा कॉल विंग को लगा दिया था। विंग जो एक मीटिंग में था, उसने जैसे ही लैंड मेंशन से कॉल देखा तुरंत पिक कर लिया। युआन जो रो रहा था और विंग को घर बुला रहा था, विंग जिसने उस मीटिंग को वही कैंसिल कर दिया और वो भागते हुए सीधा घर गया था। युआन जो अपने ग्रैंडमदर के पास बैठा हुआ था और रो रहा था, विंग ने जैसे ही युआन को रोते हुए देखा, वो भागते हुए युआन के पास गया और उसने युआन को होल्ड कर लिया। बच्चा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? युआन जो विंग को हक करके और भी जोर जोर से रोने लगा। विंग जो बहुत टेंस हो चुका था, उसने युआन को तो हक कर लिया, पर कुरैन की तरफ एक लुक देखा। कुरैन ने अपने कदमों को विंग की तरफ बढ़ाया और वो विंग और युआन के सामने आकर खड़े हो चुके थे। वो गिर गया, स्कूल में चोट लग गई है, इसीलिए रो रहा है, साथ ही तुम्हें मिस कर रहा था। जैसे ही ये बात विंग ने सुनी, उसने तुरंत युआन को खुद से दूर किया और युआन को वो चेक करने लगा। साथ ही वो युआन से पूछ रहा था कि उसे चोट कहाँ पे लगी।
युआन जिसने विंग को अपना एल्बो शो किया और कहा कि उसे यहाँ चोट लगी है। ऑब्वियसली विंग ने देख लिया था कि उसे 2-3 खरोंचें लगी है। साथ ही कुरैन ई ने उसे ट्रीट भी कर दिया है। विंग जिसने युआन को अपनी बाहों में होल्ड किया और वो युआन को अपने रूम की तरफ लेके जाने लगा। बेड पर युआन को प्यार से लिटाने के बाद विंग उसके साइड में ही बैठ गया। बच्चा, खाना खाया या मैं कुछ खाने को लाऊं तुम्हारे लिए? युआन जो बस अपनी शियान मम्मा को अपने पास देखना चाहता था, इसीलिए इतना रो रहा था, वो शियान मम्मा के आते ही बिल्कुल चुप हो चुका था। युआन बेड से उठ गया और अपनी शियान मम्मा के ऊपर किसी कोला बियर की तरह चढ़ने लगा। विंग ने भी उसे प्यार से होल्ड कर लिया और वो युआन के हेड को पैट करने लगा। युआन ने स्कूल में खाना खा लिया था, तो अब उसे कुछ नहीं खाना। विंग ने नोट किया। शियान मम्मा, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? विंग जिसने युआन के चीक को प्यार से पुल करते हुए नोट किया। शियान मम्मा, आपको याद है एक बार हैंडसम गगो ने कहा था कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते। विंग जिसने बस अपने हेड को नोट किया। साथ ही हैंडसम गगो तो आपको स्वीट हार्ट कहते थे ना, और ये तो उसे कहा जाता है जिससे हम प्यार करते हैं। ये बात भी तो मुझे हैंडसम गगो ने बताई थी ना। विंग जिसने फिर से नोट किया। और हैंडसम गगो ने ये भी कहा था ना कि वो हम दोनों के साथ रहेंगे और हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हम दोनों से प्यार करते हैं। विंग जिसने फिर से नोट किया। तो फिर हैंडसम गगो हम दोनों को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ये सुनते ही विंग पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। उसने तुरंत युआन को थोड़ा अपने आप से दूर किया और उसके दोनों शोल्डर को होल्ड किया। क्या मतलब है तुम्हारा कि हैंडसम गगो हमें छोड़ के जा रहे हैं? युआन जो एक पल के लिए विंग के सडन एक्शन से डर चुका था, पर दूसरे ही पल उसके फेस पर सैडनेस आ चुकी थी। शियान मम्मा, आजकल आप और हैंडसम गगो घर पे नहीं रहते ना, इसीलिए शायद आपको कुछ पता ही नहीं। एक्चुअली मैंने 2 दिन पहले दोनों अंकल्स और ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की बातें सुनी। मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था उनकी बातें सुनने का, पर मैं वही खेल रहा था ना, तो मैंने सुन ली। क्योंकि शियान मम्मा ने युआन को बोला है कि दूसरों की बातें सुनना बुरी बात है, पर मैं तो वहाँ खेल रहा था ना, तो मैंने सुन ली। वो कह रहे थे कि सारी प्रिपरेशन हो चुकी है और वांग जी वहाँ सेफ रहेगा। बाद में एक आदमी आया था घर पे, उसने ग्रैंडफादर को कुछ एनवलप दिया और उसमें हैंडसम गगो का पासपोर्ट था और बाकी भी कुछ पेपर्स थे। आपने मुझे बताया था ना पासपोर्ट क्या होता है, तो मैंने उसे पहचान लिया। और जब मैं ग्रैंडफादर के पास पूछने गया कि हैंडसम गगो कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। पर कल मैंने हैंडसम गगो को देखा जो जल्दी जल्दी में बाहर जा रहे थे और सिचान अंकल ने उन्हें रोक दिया था। सिचान अंकल हैंडसम गगो से पूछ रहे थे कि उसकी पैकिंग हुई या नहीं और वो कब निकलने वाला है। बाद में वो दोनों बातें करने लगे और हैंडसम गगो ने सिचान अंकल से कहा कि वो अभी कभी भी यहाँ वापस नहीं आना चाहते, वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। मैंने जब हैंडसम गगो से पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, पर वो झूठ बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे शियान मम्मा को तंग नहीं करना और हमेशा शियान मम्मा का ख्याल रखना है, और हैंडसम गगो हमेशा युआन को कॉल करेंगे। अगर युआन एक गुड बॉय बन के रहा तो हैंडसम गगो उसके पास वापस आ जाएंगे। ये सारी बातें सुनकर विंग जो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था, वांग जी कहीं जा रहा है, पर यह बात अब तक विंग को तो पता ही नहीं। खैर, पता भी कैसे चलेगी। ऑब्वियसली उन दोनों में जो टेंशन है ये पूरी लैन फैमिली जानती है, और लैन फैमिली ये भी जानती है कि वांग जी की लाइफ में क्या हो रहा है। ये जानने में विंग कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो शायद वो वांग जी की कोई भी इंफॉर्मेशन
विंग को देना सही नहीं समझ रहे होंगे। शायद यही रीज़न था कि विंग को अब तक ये पता ही नहीं था कि वांग जी ये कंट्री छोड़ के जा रहा है, क्योंकि क्लियरली युआन ने पासपोर्ट का जिक्र किया और पासपोर्ट तो कंट्री छोड़ते वक्त ही लगता है। विंग जो अपने ख्यालों में खो चुका था, उसे युआन के प्यारी वॉइस ने फिर से प्रेजेंट में लाया था। शियान मम्मा, हैंडसम को बोलो ना वो ना जाए। युआन तो अब गुड बॉय बन चुका है ना, वो सबकी सारी बातें मानता है। मैं तो अच्छे से स्टडी भी करता हूँ ना, और मैं आपका भी ख्याल रखूँगा। उन्होंने मुझसे कहा था ना कि वो मेरे डैड बनेंगे, और आपने भी तो कहा था कि आप उसे एक्सेप्ट करोगे जिसे मैं अपना डैड बनाना चाहूँगा। मुझे लगा था हम सब साथ में रह रहे हैं तो हैंडसम का मेरे डैड बन जाएंगे, और कुछ दिनों बाद आप दोनों भी साथ में सोने लगोगे जैसे बाकी बच्चों के पेरेंट्स करते हैं। पर ऐसा तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। इनफैक्ट हैंडसम काका ने तो मुझे उनको डैड बुलाने के लिए भी मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि इससे आपकी शियान मम्मा को बुरा लगेगा, तो मैंने वैसा ही किया। पर अब वो मुझे भी छोड़ के जा रहे हैं। ये तो गलत है ना शियान मम्मा, वो अपना प्रॉमिस ब्रेक कर रहे हैं। शियान मम्मा, आप मेरे साथ हैंडसम काका के पास चलो ना, हम दोनों उन्हें डांटेंगे, क्योंकि प्रॉमिस ब्रेक करना तो गलत होता है ना। विंग जिसने युआन को अपने पास खींचा और उसे हक कर लिया। बच्चा, हम सब ये बाद में देखेंगे, कुछ देर के लिए अभी आप सो जाओ, आपको हर्ट हुआ है ना। ये सुनते ही युआन जिसने विंग की तरफ देखा, नहीं शियान मम्मा, हमारे पास वक्त नहीं है। हैंडसम काका आज ही जा रहे हैं, उनकी फ्लाइट है कुछ देर में। मुझे टाइम तो नहीं पता, पर उन्होंने कहा कि वो जाने से पहले मुझसे मिलने आएंगे। विंग जिसने इस बात पर नोट किया, ठीक है बच्चा, आपके हैंडसम काका को हो सकता है कुछ काम होगा और वो सच में कुछ दिन बाद वापस लौट आएंगे, और अगर नहीं आए तो आपकी शियान मामा है ना, वो आपके हैंडसम काका को वापस लाएंगी, या फिर अगर युआन चाहेगा तो हम खुद आपके हैंडसम काका को मिलने वहाँ जाएंगे। युआन जिसने विंग की तरफ देखा, सच में शियान मामा। विंग जिसने स्माइल के साथ नोट कर दिया। युआन इस बात से हैप्पी हो गया और अब वो टेंशन फ्री होकर बेड पर लेट गया, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी शियान मामा ने कुछ उससे कहा है तो वो सच ही होगा। विंग जिसने युआन को कुछ देर बाद सुला दिया और उसने युआन को ठीक से ब्लैंकेट से टक करके अपना मोबाइल उठा लिया जो साइड टेबल पर ही रखा हुआ था। विंग जो वो रूम छोड़ के बाहर आ चुका था, उसने ई को और कुरैन को बताया कि वो युआन को सुला चुका है और उसे कुछ काम है तो वो बाहर जा रहा है। विंग जो अभी मैंशन से बाहर जाने ही वाला था, तब उसका मोबाइल रिंग करने लगा। ऑब्वियसली एक मीटिंग वो बीच में छोड़ के आया था और ऑलरेडी उसका शेड्यूल आज बहुत ज़्यादा टाइट था। कुछ ही देर बाद उसकी एक और मीटिंग थी जिसके लिए शुयांग उसे बुला रहा था। विंग जो सीधा वहाँ से ऑफिस निकल चुका था। अगर वांग जी उसे बिना बताए यहाँ से जाना चाहता है तो ऑब्वियसली ये पूरी तरीके से वांग जी की मर्जी है, इसमें विंग इंटरफेयर नहीं करेगा। और रही बात आज उसने जो युआन से कहा, वो इसको फ्यूचर में हैंडल कर लेगा, यही विंग सोच रहा था। वो ऑफिस पहुंचा और फिर से अपने काम में लग गया। ऑफिस में जाते ही उसने एक मीटिंग कंप्लीट की, देन वो खुद अपने पर्सनल कैबिन में पहुंचा जहां ऑलरेडी उसके सामने कुछ फाइल्स थी जिन्हें विंग को साइन करना था। विंग जो उन सारी फाइल्स को पढ़ रहा था, उसमें ही उसे एक लेटर भी मिला। ऑब्वियसली वो एक ऑफिशियल लेटर था जिसमें लैन कॉरपोरेशन और युंदाओ के साथ जो डीलिंग है उसे हैंडल करने वाला रिप्रेजेंटेटिव चेंज हो रहा है, इसका नोटिस था। साथ ही न्यू रिप्रेजेंटेटिव की सारी इंफॉर्मेशन भी, जिस पे विंग के साइन लग रहे थे। विंग जिसने विदाउट हेजिटेटिंग उस लेटर को साइन कर दिया। और ये बात जब शुयांग ने देखी उसे भी थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली विंग को ये देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो वांग जी को माफ करने के इरादे में है। इनफैक्ट शुयांग ने भी विंग के सामने जिक्र किया कि विंग
को ये पता होना चाहिए कि वांगजी ये कंट्री छोड़ के जा रहा है। उसने इनडायरेक्टली शाओ शिनचैन से बातें करते हुए विंग को ये हिंट दे दिया था, पर विंग ने इस पर भी कुछ रिप्लाई नहीं किया। खैर, वक्त गुजर रहा था और करीबन 4 बजे के आसपास वांगजी की फ्लाइट थी। वांगजी जो 2 बजे ही घर से निकलने वाला था, क्योंकि एयरपोर्ट उसके घर से थोड़ा दूर था। वांगजी जिसने मॉर्निंग तक लगभग अपने सारे वर्क्स कंप्लीट कर लिए थे, साथ ही उसने जो फाइल्स इनकम्प्लीट थी उन्हें भी कुरैन और सिचान के हैंडओवर कर दिया था। बाकी वर्क वो देखने वाले थे। वांगजी जिसे घर आते ही ये पता चल चुका था कि युआन आज इंजर्ड होकर घर आया है, वो युआन के पास गया। तब युआन सोया हुआ था, पर कुछ देर बाद वांगजी ने ही युआन को उठा दिया था, क्योंकि उसे निकलना था और युआन से मिले बिना वो जाना नहीं चाहता था। वांगजी जिसने युआन को ठीक से समझाया कि उसे शियान मामा से अच्छा बिहेव करना है, उनसे रूडली बातें नहीं करनी, उनसे लड़ाई नहीं करनी और उनका ख्याल रखना है। अगर युआन एक गुड बॉय बना तो उसके हैंडसम गगर जल्दी उसके पास वापस आ जाएंगे। युआन जिसे शियान मामा की भी सारी बातें याद थी, तो उसने इस बात पर हैप्पीली नोट किया। साथ ही उसने अपने हैंडसम गगो को ये भी बोला कि युआन उनका वेट करेगा। इस बात पर वांगजी ने स्माइल से नोट किया। लैन फैमिली जो वांगजी को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाना चाहती थी, खासकर सिचैन और चैंग, पर वांगजी ने सबको क्लियरली मना कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो वो खुद यहाँ से मजबूरी में जा रहा है और अगर उसकी फैमिली के फेस उसके सामने रहेंगे तो वो शायद ही जा पाएगा। वैसे तो वो एक बार चाहता था कि विंग को देख ले, पर मॉर्निंग को ऑलरेडी वो एक बार चुपके से विंग को एक नज़र देख चुका था और उससे ज़्यादा हक वांगजी अब विंग पर नहीं रखता था। खैर, वांगजी ने सबको अपना ख्याल रखने के लिए बोला और उसने सबको हक किया। ऑलरेडी वांगजी का लगेज कार में रखवा दिया गया था और एक ड्राइवर वांगजी को ड्रॉप करने जा रहा था। वांगजी जो कार के बैक सीट पर बैठ चुका था और फाइनली कार ने लैन मैंशन को छोड़ दिया। पूरी लैन फैमिली जो बहुत ज़्यादा अपसेट थी वांगजी के जाने से, पर शायद ये वांगजी के लिए और विंग के लिए अच्छा था। एटलीस्ट इससे वो दोनों भी मूव ऑन कर पाएंगे, खासकर विंग जिसकी लाइफ वांगजी की वजह से पूरी तरीके से रूल हो चुकी है। वांगजी जो आईज क्लोज किए कार की सीट पे अपने हेड को लीन कर चुका था। होठों पर एक ब्रोकन स्माइल और कहीं ना कहीं आईज के कॉर्नर से आंसू बह रहे थे। सच में आज वो अपना सब कुछ पीछे छोड़ के बस चंद यादों को लिए यहाँ से जा रहा था। वो सबको मिस करेगा, अपनी फैमिली को, युआन को, पर सबसे ज़्यादा मिस वो अपने विंग को करेगा। शायद विंग को छोड़ के जाने का डिसीजन बहुत हार्ड था, पर कब तक वो अपनी वजह से अपने प्यार को सफ़र करते हुए देख सकता था। वो क्लियरली देख रहा था कि बस उसकी वजह से विंग युआन को भी अवॉइड कर रहा है और फैमिली को भी। वैसे भी विंग की हेल्थ सही नहीं है और लगातार जिससे विंग हेट करता है उस पर्सन का विंग के सामने रहना शायद विंग को और भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट कर दे। इससे अच्छा है कि वांगजी अब बैकअप कर ले और वो यहाँ से चला जाए, जिससे विंग एटलीस्ट अपने बच्चे की वजह से तो भी फिर एक बार जीने की कोशिश करने लगे। वांगजी जो ये सब कुछ सोच रहा था, पर उसके मोबाइल की रिंग जो उसे उस सोच से बाहर लाई थी। वांगजी जिसने तुरंत पॉकेट से मोबाइल निकाला और कुछ बातें की। ये कॉल वर्क रिलेटेड ही था। वांगजी ने अपनी बात फिनिश की, देन उसने कार की विंडो से बाहर देखा और अचानक वो थोड़ा शॉक हो गया। उसने तुरंत ड्राइवर से कहा कि वो किस रास्ते पर जा रहे हैं, उन्हें एयरपोर्ट जाना है। ड्राइवर जो वांगजी की बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था और बस शांति से ड्राइव किए जा रहा था। अब वांगजी को ये देखकर गुस्सा आ गया, क्योंकि ऑलरेडी उसकी फ्लाइट का टाइम ऑब्वियसली फिक्स्ड है और ड्राइवर उसे एक गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। इससे उसकी फ्लाइट छूट सकती है। वांगजी जो यही बात ड्राइवर को बोल रहा था, इसीलिए ड्राइवर जिसने बैक व्यू मिरर से वांगजी को बस एक लुक दिया था, वही वांगजी जिसने उस ड्राइवर को एक नज़र देखा। उस ड्राइवर ने मास्क वेयर करके रखा था। वांगजी जो ड्राइवर पे गुस्सा हो रहा था,
जब ये उस ड्राइवर ने देखा तो उसने बैक व्यू मिरर से ही वांगजी की आंखों में देखते हुए अपने मास्क को धीरे से अपने फेस से दूर किया। वही दूसरे हाथ से वो ड्राइव कर रहा था। वांगजी जो उस फेस को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग जिसने वांगजी को एक लुक देखा, देन वो रास्ते की तरफ देखने लगा। वांगजी जो कंटिन्यूअसली विंग को पूछ रहा था कि वो कार में क्या कर रहा है और वो वांगजी को कहाँ लेके जा रहा है। विंग जो इन सवालों से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसीलिए उसने अपने पॉकेट से एक हैंकी निकाला और उसे वांगजी की तरफ बढ़ा दिया। वांगजी जो उस हैंकी को देखकर कंफ्यूज हो चुका था। मैं इसका क्या करूं और तुम मेरे सवालों का जवाब दो। विंग मुझे एयरपोर्ट जाना है, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। विंग जिसने फिर से बैक व्यू मिरर थ्रू वांगजी की तरफ देखा। इसे अगर तुम 2 मिनट तक डीपली इनहेल करोगे तो एटलीस्ट हाफ एन आवर तुम बेहोश रहोगे। मेरा हेड बुरी तरीके से पेन कर रहा है, तो अब अपने मुंह से आवाज मत निकालो और अगर अपना मुंह बंद रखना मुश्किल है तो इसे इनहेल कर लो। ये तुम्हें हेल्प करेगा शांत रहने में। वांगजी जो ये सुन के टोटली शॉक हो चुका था। मतलब अब क्या वो खुद की ही किडनैपिंग में खुद का साथ दे? कितना इनोसेंट किडनैपर मिला है ना उसे। बेचारा खुद वांगजी को ऑफर कर रहा है, उसने वांगजी के साथ कुछ भी फोर्स नहीं किया। वांगजी जो फिलहाल यही सोच रहा था, विंग क्या तुम मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि सिंपली ये सब कुछ तो वही लोग करते हैं। विंग जिसने वांगजी की तरफ बैक व्यू मिरर से देखते हुए ही एक वियर्ड स्माइल की। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ? ये नहीं लगता कि मैंने कर लिया है? पर क्यों, तुम चाहते क्या हो मुझसे? विंग जिसने इस बात पर बस अपने शोल्डर को रेज कर दिया। मैं चाहता हूँ कि जो इनकम्प्लीट वर्क तुम छोड़ के आए हो वो कंप्लीट कर लो। पर वर्क बाकी का अंकल और फादर और ब्रदर देखने वाले हैं। वांगजी क्या मैंने तुम्हें एडवाइस नहीं दी कि उस ड्रग को इनहेल करो और शांत हो जाओ? अगर ड्रग लाए हो अपने साथ तो डोंट टेल मी कि कोई रोप भी लाए हो मुझे बांधने के लिए। विंग जिसने ड्राइव करते हुए ही अपने कार की डैश कैम को ओपन किया और उसमें से एक रोप निकालकर वांगजी के ऊपर लगभग थ्रो कर दी। वांगजी जो ये देखकर पूरी तरीके से अब वो सच में शॉक था। आर यू किडिंग मी विंग? क्या करना चाहते हो तुम? विंग जिसने अब डायरेक्टली पीछे मुड़कर वांगजी की तरफ देखा। अगर तुम अब चुप नहीं बैठे तो मैं बिल्कुल वही करूंगा जो किडनैपर्स करते हैं। उसी हैंकी को तुम्हारे मुंह पे टाइटली बांधूंगा और उस रोप से तुम्हारे हाथ पांव बांध दूंगा। समझ नहीं आती तुम्हें सिंपल लैंग्वेज? मुझे हेडेक हो रहा है तो आवाज बंद। एक और वर्ड और तुम तो जानते ही हो मेरा पंच कितना स्ट्रांग है। ऑलरेडी तुम्हारा ड्राइवर बन के मुझे वियर्ड लग रहा है। मैं अपना फायदा चाहता हूँ इसीलिए चुप हो, वरना तुम्हें फेंकना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। वांगजी जिसने विंग की आईज में जब गुस्सा देखा वो बिल्कुल चुप हो गया। पर कुछ देर बाद विंग ने कुछ हलचल फील की और उसने अपने साइड में देखा। वांगजी जो कार से ही मतलब बैक सीट से फ्रंट सीट में वैसे ही आने की कोशिश कर रहा था। विंग जिसने वांगजी को वियर्डली देखा। ये क्या कर रहे हो तुम? वो तुमने ही तो कहा ना कि तुम्हें मेरा ड्राइवर बन के अजीब लग रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं शिफ्ट कर लूं ताकि तुम्हें ड्राइवर वाली फीलिंग ना आए। वांगजी जिसने अब तक खुद को अच्छी तरीके से सीट पर सेटल कर लिया था, साथ ही उसने सीट बेल्ट भी लगा लिया था, वो फिलहाल बिल्कुल चुप था। कुछ देर बाद वांगजी ने विंग की तरफ थोड़ा डरते हुए देखा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? विंग जिसने रास्ते से अपनी नजर हटाई और बस वांगजी को एक लुक दिया। वांगजी बिल्कुल चुप, उसने इनफैक्ट अपने माउथ पे हाथ रख दिया था। इससे विंग जो फिर से अपनी ड्राइविंग पे फोकस करने लगा। पर कुछ देर बाद उसने देखा कि वांगजी कार की विंडो को ओपन कर रहा है। विंग जिसने खुद कार की विंडो को क्लोज कर दिया, जिससे वांगजी विंग की तरफ देखने लगा। विंग जिसने वांगजी को एक लुक दिया, देन उसने फिर से रोड पर अपनी नजर की।
पीछे एक रोप पड़ी है जो मैंने तुम्हें दी। वांग जी जिसने नोट किया वो उठाओ और अपने हाथों को उससे बांध लो। विंग जो ये सारी बातें रोड पर नजर रखते हुए स्टिफ फेस के साथ कह रहा था वही। वांग जी ने जब वो ये सुना वो थोड़ा शॉक हो गया। मैं ऐसा क्यों करूं? विंग जिसने बस वांग जी को एक लुक दिया और वांग जी चुपचाप पीछे मुड़ा। उसने उस रोप को उठाया और अपने हाथों पर उसे टाई करने लगा। जैसे तैसे उसने उस रोप से अपने दोनों हाथों को टाई कर लिया और विंग को अपना हाथ शो किया, मतलब अपने दोनों हाथ। विंग जिसने बस एक नज़र वांग जी के उन हाथों पर डाली, देन वो फिर से ड्राइव करने लगा। अब वांग जी ने अपने मुंह से ना एक शब्द निकाला और ना वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिला था। कुछ देर बाद वो दोनों भी एक मेंशन के सामने थे। ये विंग का मेंशन था और वांग जी ने ये मेंशन तब देखा था जब वो विंग की सो कॉल्ड फेक वेडिंग अटेंड करने आए थे। विंग जिसने कार पार्क की, देन वो कार से नीचे उतर गया। उसने बस उतरते हुए वांग जी को एक लुक देखा था और वांग जी ने भी नोट किया और वो भी कार से उतर गया, वैसे ही अपने बंधे हाथों के साथ। जैसे ही विंग ने वांग जी के साथ मेंशन में एंटर किया था, मेंशन में जो सारी मेट्स, सर्वेंट, गार्ड्स थे, उन्होंने विंग को डीप बो किया। विंग जिसने सबको नोट किया और अपने हाथ के इशारे से सबको यहाँ से जाने के लिए बोला। साथ ही उसने वांग जी को देखा और स्टिफली कहा, फॉलो मी। वांग जी जिसने नोट किया और वो विंग के पीछे जाने लगा। वही अब तक सारे सर्वेंट, मेट्स उस मेंशन को छोड़ के बाहर जा चुके थे। साथ ही गार्ड्स ने बाहर से ही मेंशन का डोर भी शायद क्लोज कर लिया था। खैर इस बारे में वांग जी को नहीं पता क्योंकि वांग जी तो अब तक विंग के पीछे पीछे उसके रूम तक पहुंच चुका था। विंग रूम में पहुंचा, देन उसने वांग जी को मुड़ के देखा जो अब तक उसके पीछे ही रूम में एंटर कर चुका था। वो रोप अपने हाथों से हटा दो और चुपचाप बेड पे जो फाइल है उन्हें कंप्लीट करो। जैसे ही तुम वो दोनों फाइल कंप्लीट करोगे तुम यहाँ से जाने के लिए फ्री हो। वांग जी ने जैसे कि ये सुना उसने एक नज़र बेड पर डाली जहाँ ऑलरेडी 2 फाइल्स पड़ी हुई थी। देन उसने अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डाली। उसकी फ्लाइट को अब फिलहाल बस 1 घंटा बचा हुआ था क्योंकि ऑब्वियसली वो 2 घंटे पहले घर से निकला था ये सोच के कि वो टाइम पे एयरपोर्ट पे पहुंचेगा, देन बोर्डिंग करेगा। पर विंग की वजह से अब उसके पास सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ था। वांग जी ने तुरंत नोट किया और उसने उस रोप को अपने हाथों से हटा दिया। ऑब्वियसली वो वांग जी ने ही टाई की थी और कोई इंसान खुद को कितना ही ज़्यादा टाइटली टाई कर पाएगा और करेगा भी क्यों। वो बस वांग जी के हाथों पर लपटी हुई थी, ना कि टाई भी थी इवन। वांग जी ने उस रोप को साइड में थ्रो किया, देन वो तुरंत बेड के पास गया। वो बेड पर बैठ गया और उसने उन फाइल्स को ओपन किया। ऑब्वियसली ये वर्क रिलेटेड ही फाइल्स थी। वांग जी जिसने विंग की तरफ थोड़ा डरते हुए देखा, विंग पर ये काम मेरे फादर और ब्रदर कर देंगे, मुझे जाना है, 1 घंटे में मेरी फ्लाइट है। विंग जिसने वांग जी को एक नज़र बस देखा, वो अपना ब्लेजर उतार रहा था। उसने उस ब्लेजर को उतारा, नीटली फोल्ड किया, देन उसने उसे रख दिया। ये वर्क तुम्हारा है, तुमने स्टार्ट किया है और ये 2 ही फाइल्स बची हुई हैं, इन्हें कंप्लीट करो, देन तुम जाने के लिए फ्री हो। वैसे भी मैक्सिमम ये आधे घंटे का काम है। अगर तुम इसे सही टाइम पे कंप्लीट कर पाए तो तुम्हें अपनी फ्लाइट मिल जाएगी या फिर नेक्स्ट फ्लाइट बुक कर लेना। पर किसी को भी वर्क इनकम्प्लीट छोड़कर मैं नहीं जाने देता, ये मेरी पॉलिसी है। तो इसे फिनिश करो चुपचाप, और जब तक ये अब फिनिश ना हो, अपने मुंह से एक भी वर्ड निकाला ना तुमने तो याद रखना मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, तो बिल्कुल चुप रहना। वांग जी जिसने बस अपने हेड को नोट किया क्योंकि विंग का ऑरा बहुत ज़्यादा खतरनाक था और पता नहीं क्यों फिलहाल वांग जी खुद ही विंग से डरने लगा था। एक्चुअली ऑब्वियसली अब वो ये किसी भी तरीके से नहीं चाहता था कि वो विंग को हर्ट कर दे, इसीलिए शायद वो विंग के सामने जाना भी अवॉइड कर रहा था। साथ ही उसे ये भी लगने लगा था कि विंग उसके साथ अनकंफर्टेबल और इनसिक्योर फील करता है, तो कौन अपने प्यार को अपने ही साथ इतना इनसिक्योर फील करते हुए देख सकता है।
तो ऑब्वियसली उसे हर्ट होता था। खैर वांग जी ने बस नोट किया, क्योंकि उसके पास रास्ता तो कोई नहीं था, इसीलिए वो उन फाइल्स पर वर्क करने लगा। वही विंग जो अपने काउच पर बैठ चुका था और उसके सामने जो टेबल थी उस पर लैपटॉप रखा हुआ था, विंग ने उस लैपटॉप को ओपन करके अपना वर्क स्टार्ट कर दिया था। विंग जो एक कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल अटेंड कर रहा था अपने किसी फ्रेंच क्लाइंट के साथ। ऑब्वियसली विंग को चाइनीज के अलावा भी कुछ और लैंग्वेजेस आती थी। वो ऑलरेडी अब्रॉड में रहा था और ये उसके बिजनेस के लिए भी सही था, इसीलिए उसने कुछ इम्पोर्टेंट लैंग्वेज सीख के रखी थी, जिसमें से ही एक फ्रेंच थी। विंग जिसका वर्क चल रहा था वही वांग जी जो अपनी फाइल्स को कंप्लीट कर रहा था। करीबन 20 मिनट बाद वांग जी ने उन फाइल्स को कंप्लीट किया। देन वो विंग के पास गया। उसने विंग के सामने वो दोनों फाइल्स रख दी थी। ऑब्वियसली फाइल्स रखते वक्त कहीं ना कहीं एक झलक सामने जो क्लाइंट थी उसने भी वांग जी की देख ही ली थी और ऑब्वियसली बैकग्राउंड देखकर वो क्लाइंट ये समझ चुकी थी कि विंग घर पे है, ना कि ऑफिस में। वो क्लाइंट जो एक तरह से विंग की फ्रेंड भी थी और उनका वर्क भी चल रहा था, तो उनमें अभी भी कन्वर्सेशन कंटिन्यू थी। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा वही विंग जिसने एक नज़र उन फाइल्स की तरफ देखा जो फिलहाल कंप्लीट हो चुकी थी। देन उसने वांग जी को देखा जो उसके सामने ही खड़ा था। वांग जी इस बात का वेट कर रहा था कि विंग अब उससे बोलेगा कि वो चला जाए यहाँ से, पर विंग जिसने 1 मिनट अपने माइक को ऑफ किया, देन उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने जैसे ये देखा उसने विंग से बोला कि उसने अपना वर्क कंप्लीट कर दिया है और क्या अब वो जा सकता है। विंग जिसने उन फाइल्स की तरफ एक नज़र डाली, देन वांग जी को देखा फिर से। मुझे चेक करना है इन्हें, कुछ देर रुको, ये बस ख़त्म ही हो रहा है, देन मैं चेक करूँगा और तुम जा सकते हो। वांग जी जिसने नोट किया और वो फिर से जाकर विंग के बेड पर बैठ गया। विंग की मीटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में थी या शायद हो भी चुकी थी। विंग जो उस क्लाइंट के कुछ सवाल का जवाब दे रहा था और तब एक नज़र उसने वांग जी की तरफ देखा जो उसी की तरफ देख रहा था। विंग जिसने जब वांग जी को अपनी तरफ थोड़ा वियर्डली देखते हुए देखा, तब उसने गलती से फ्रेंच में ही वांग जी से पूछ लिया कि क्या बात है। वांग जी ने इस बात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, शायद उसे विंग की बात समझ में ही नहीं आई। विंग जिसने तुरंत वांग जी से नॉर्मल चाइनीज में पूछा कि वो विंग को क्यों देख रहा है। वांग जी जिसने विंग को आंसर किया कि वो विंग की मीटिंग खत्म होने का वेट कर रहा है। विंग जिसने नोट किया, देन वो फिर से उस क्लाइंट से बात करने लगा। करीबन 20 मिनट बाद जाकर विंग की मीटिंग खत्म हुई थी। देन उसने उन दोनों फाइल्स को उठाया, अपने लैपटॉप को क्लोज करके वो बाद में उन फाइल्स को चेक करने लगा। उसने उन फाइल्स के सारी लाइंस को अच्छी तरीके से चेक किया। वांग जी ने उन फाइल्स को इतनी अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था कि उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक तक नहीं थी। करीबन 20 मिनट लगे विंग को वो दोनों फाइल्स चेक करने में। मतलब जितने वक्त में वांग जी ने वो फाइल्स कंप्लीट की थी, उतने वक्त में विंग ने बस उन फाइल्स को पढ़ा था। देन विंग ने उन फाइल्स को क्लोज किया और वांग जी की तरफ देखा। क्या ये ठीक है? हो गई तुम्हारी चेकिंग? विंग जिसने नोट किया। तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? विंग जिसने एक नज़र वॉच की तरफ डाली। सिर्फ 20 मिनट बचे हुए थे और वांग जी का इतने वक्त में यहाँ से एयरपोर्ट जाना, वो भी टाइम पे, इम्पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट लगभग 3 घंटे की दूरी पर था। तो अब एक ही पॉसिबिलिटी थी जिससे वांग जी की फ्लाइट मिस ना हो, खुद फ्लाइट आकर वांग जी को पिक करे। पर ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। कहीं ना कहीं विंग की नज़रों को वांग जी भी फॉलो कर चुका था और वो भी सेम सोच रहा था जो विंग सोच रहा था। पर उसने विंग की तरफ देखा, देन उसका ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहा, वो एक्चुअली मेरी ये फ्लाइट तो मिस होगी, बट डोंट वरी, मैं जानता हूँ यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए कम से कम 3-3.5 घंटे लगते हैं, तो मैंने नेक्स्ट फ्लाइट बुक कर ली है। मैंने अपना काम भी कंप्लीट कर लिया है। क्या मैं अब जा सकता हूँ? वांग जी जिसने ये बोलते हुए अपनी मोबाइल की स्क्रीन को विंग की तरफ किया था जहाँ नेक्स्ट फ्लाइट की टिकट बुक थी।
विंग जिसने एक डीप ब्रीथ ली और उसने वांग जी के हाथ से वो मोबाइल पिक कर लिया। दूसरे ही पल उस मोबाइल के टुकड़े विंग के रूम के फ्लोर पर बिखरे पड़े थे और वांग जी ये देखकर टोटली शॉक हो चुका था। ये क्या किया विंग ने? वांग जी जो कभी शॉकिंगली उस मोबाइल के टुकड़ों की तरफ तो कभी विंग की तरफ देख रहा था, जो गुस्से से वांग जी को ही घूर रहा था। ये क्या किया तुमने? मेरा मोबाइल! वांग जी जो लगभग विंग की तरफ देखकर अब उस पे शाउट कर चुका था। मेरे मोबाइल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? विंग जिसने गुस्से से वांग जी को देखा। जब वांग जी ने उस पर अपनी आवाज रेज की तब वांग जी जिसने अचानक अपनी गलती रियलाइज की और वो बिल्कुल चुप हो गया। बेचारे ने सर नीचे किया और वो अपने मोबाइल के टुकड़ों को उठाने के लिए जा ही रहा था, तभी विंग उसके सामने आ गया और उसने उस मोबाइल के टूटे हुए पीस पर अपना पैर रख दिया। वांग जी जो उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ा चुका था, वो अचानक रुक गया और उसने ऊपर अपने हेड को करते हुए विंग की तरफ देखा, क्योंकि ऑब्वियसली वो झुका था मोबाइल उठाने के लिए। नहीं, उसे मोबाइल नहीं कहेंगे, मोबाइल की लाश कहेंगे, जो फिलहाल टुकड़ों में जमीन पर बिखरी हुई थी। और बेचारा वांग जी अपने मोबाइल की उसी लाश को समेट रहा था, पर विंग इतना क्रूअल था कि उसने वांग जी को वो भी नहीं करने दिया। मुझे लगा हो सकता है इसमें मेरी कोई वीडियो हो, इसलिए मैंने इसे तोड़ दिया। ये जस्ट मेरी सेफ्टी के लिए था, बुरा मत मानना लान वांग जी। वांग जी जिसे ये सुनकर फिर एक बार बुरा लगा। देन उसने उस मोबाइल को नहीं उठाया और वो खड़ा हो गया। तो हो गया तुम्हें यकीन कि अब मेरे पास तुम्हारी कोई वीडियो नहीं है, या और भी कुछ तोड़ना चाहते हो? मेरी लगेज में मेरा लैपटॉप है, मेरा आईपैड भी होगा और कुछ और डिवाइस भी जिनमें रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तुम चाहो तो उन सबको भी तोड़ सकते हो, ताकि तुम्हें ये मेक श्योर हो जाए कि अब मेरे पास तुम्हारी कोई चीज़ नहीं है। ये सुनते ही विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, अब सच में मेरी तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है? वांग जी जिसने कुछ सोचा, उसने कुछ वक्त लिया, देन विंग की तरफ देखा बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। नहीं विंग, अब मेरे पास तुम्हारी कोई चीज़ नहीं है। विंग जिसने नोट किया, देन वो बिल्कुल रिलैक्स होके बेड पर जाकर बैठ गया। वांग जी जो विंग के सामने आया। विंग, अगर कंफर्म हो चुका होगा तो अब क्या मैं जा सकता हूँ? मेरी सेकंड फ्लाइट भी मैं मिस नहीं करना चाहता। विंग जो बेड पर बैठकर अपने मोबाइल को जस्ट स्क्रॉल करने लगा ही था, तभी वांग जी की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका था और उसने वांग जी को देखा जो बेड के साइड में उसी के लिए खड़ा था। विंग ने वांग जी को एक लुक देखा, देन वो अपने मोबाइल को साइड में बेड पर थ्रो कर चुका था और वो बेड पर बिल्कुल स्ट्रेट बैठ गया। नी डाउन। विंग के दो ही वर्ड्स थे, पर वांग जी जिसने तुरंत अपनी नजरों को झुकाया, एक डीप ब्रीथ ली और वो विंग के सामने नी डाउन हो चुका था। उसकी नजरें झुकी हुई थी। क्या करना चाहिए लान वांग जी तुम्हें इस सिचुएशन में? विंग जिसकी आवाज बिल्कुल स्टिफ थी, वही वांग जी जिसने एक नजर विंग की तरफ देखा। तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? वैसे सुना था किसी के सामने कभी झुकते नहीं, और मेरी एक ही बात पर तुम तो बहुत आसानी से झुक गए। वांग जी जिसने इस बात पर एक ब्रोकन स्माइल की। आज तक झुका नहीं क्योंकि कभी गलती भी नहीं की, आज झुक रहा हूँ क्योंकि गलती की है। मतलब तुम जानते हो कि तुमने क्या गलती की है? ये सुनते ही वांग जी जो डिसबिलीवली विंग की तरफ देख रहा था, क्या अभी तक इस इंसान को समझ नहीं आया कि वो कितना गिल्टी है अपनी हरकतों के लिए, जो फिर से आज विंग उससे वही सवाल रिपीट कर रहा है? पर खैर, वांग जी जिसने नोट किया, विंग जिसने ये देखकर एक डीप ब्रीथ ली। तो अब क्या चाहते हो, या कैसे अपनी गलती को सुधारना चाहते हो? वांग जी जिसने विंग की नज़रों से अपनी नज़रें हटा दी थी, वो फ्लोर की तरफ देख रहा था। मैं तुम्हें और सफ़र करते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए तुमसे दूर जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। विंग जिसने नोट किया, जाना चाहते हो, गुड डिसीजन, ये सही रहेगा हम दोनों के लिए भी। तो जाओ, वैसे भी तुमने नेक्स्ट फ्लाइट की टिकट तो बुक कर ली है ना, तुम्हारा काम भी कंप्लीट हो ही चुका है, जा सकते हो। वांग जी जिसने नोट किया, देन वो उठा और वो सीधा उस रूम से निकल गया।
विंग जो शांति से उस बेड पर लीन हो चुका था। करीबन 10 मिनट बाद वांग जी उसी रूम में वापस आया और उसने विंग की तरफ देखा, जो फिलहाल अपनी आईज क्लोज किए शांति से बेड पर बैठा हुआ था। वांग जी जिसने डोर नॉक किया वो अंदर एंटर हुआ। देन उसने हेजिटेडली बोला, वो एक्चुअली कार में लगेज नहीं है, इनफैक्ट वो कार ही वहाँ नहीं है। जैसे ही विंग ने वांग जी की आवाज़ सुनी उसने खुद को बेड से उठाया और वो वांग जी की तरफ देखने लगा। तो इसमें मैं क्या करूं? वो तुम्हारे गार्ड को पता होगा ना कि कार कहाँ है और मेरा लगेज, तो उन्हें बोलो ना। विंग जिसने नोट किया अपने गार्ड को कॉल किया और वांग जी की तरफ देखा और उसे जाने का इशारा किया। वांग जी जो फिर से उस रूम से निकल गया और लगभग 5 मिनट बाद वो फिर से उस रूम में आया। इस बार उसने नॉक नहीं किया, सीधा रूम में एंटर हुआ। विंग जो अब फिलहाल मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था उसने फिर से नज़र उठाकर वांग जी की तरफ देखा। वो एक्चुअली अब तो मेंशन का डोर भी ओपन नहीं हो रहा, शायद उन्होंने बाहर से गलती से बंद कर दिया है। वांग जी जो अपनी बात कंप्लीट कर ही रहा था तभी उसे एक और आवाज़ आई। देन उसने पीछे मुड़ के देखा जहाँ किसी ने उसके रूम का मतलब उस रूम का डोर भी खींच लिया था। वांग जी जो ये सारी हरकतें समझ नहीं पा रहा था उसने विंग की तरफ कंफ्यूजिंगली देखा। मैंने कहा ना, जब तक तुम अपने पास जो मेरी चीज़ें रखे हुए हो उन्हें वापस नहीं करते तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुनते ही वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग सच में मेरे पास कुछ नहीं है, इस बार सच में आई स्वेयर मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, तुमने मेरा मोबाइल भी तो तोड़ दिया, अब सच में मेरे पास कुछ नहीं है, आई स्वेयर। विंग जिसने जस्ट वांग जी को एक लुक दिया एंड देन वो वहाँ से उठ गया। बट आई डोंट बिलीव यू लन वांग जी, तुम बहुत शातिर हो और अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी कोई चीज़ तुम्हारे पास है तो वो है, उसे वापस करो और यहाँ से दफा हो जाओ। वांग जी जिसने विंग से वो जब से मिला तब से लेकर आज तक की सारी चीज़ों को याद किया पर उसे सच में याद नहीं आ रहा था कि उसके पास विंग का कोई स्टफ रखा हुआ है। देन उसने विंग की तरफ देखा जो फिलहाल बालकनी के ग्लास डोर के पास खड़ा था और बाहर देख रहा था। अपने पॉकेट में अपने दोनों हाथों को डाले वो विंग के पास गया और उसने विंग से कहा, विंग मुझे नहीं याद आ रहा कि तुम्हारा मेरे पास क्या बचा है, तुम ही बता दो, मैं वो चीज़ तुम्हें वापस कर दूंगा, पर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। विंग प्लीज़ इतने क्रूअल मत बनो, मैं जानता हूँ मेरी हरकतें गलत थी, गिल्टी हूँ मैं अपनी हर एक गलती के लिए और इसी गिल्ट में इतना डूब चुका हूँ कि अब खुद से नजरें तक नहीं मिला रहा। बहुत मुश्किल से तुमसे दूर जाने का डिसीजन लिया है मैंने, अगर आज मैं नहीं गया ना तो आई स्वेयर कभी नहीं जा पाऊंगा और ये हम दोनों के लिए सही नहीं होगा विंग, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ ईगो बड़ा है, मेरी जिद तुम्हारी ईगो से कहीं ज़्यादा बड़ी है और अगर मैं जिद पे आ गया ना तो सच में मैं तुम्हें कैद करके रखूंगा जो मैं खुद नहीं चाहता। सो प्लीज़ मुझे जस्ट उस स्टफ का नाम बताओ, मैं उसे तुम्हें रिटर्न कर देता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ ताकि हम दोनों की भी फ्यूचर लाइफ थोड़ी इजी हो सके। वांग जी जिसने अपनी बात कंप्लीट की वो विंग की तरफ ही देख रहा था जो फिलहाल उसकी तरफ बैक करके खड़ा था। कुछ देर के साइलेंस के बाद विंग ने बिना वांग जी की तरफ मुड़े स्टिफली कहा, इससे ज़्यादा मैं नहीं झुक सकता और इससे ज़्यादा एफर्ट्स लगाना मैं चाहता भी नहीं हूँ। अगर अब तक भी तुम नहीं समझे कि मैं क्या चाहता हूँ तो अब से मैं ये समझता हूँ कि तुम्हारा प्यार सच में बस एक नाटक था। सही कहा तुमने, मेरा ईगो बड़ा है और वो ईगो मुझे कभी अलाउ नहीं करेगा कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं। जितने एफर्ट्स मैं कर सकता था मैंने किए। तुम जा सकते हो लानवांग जी, डोर मेंशन का भी ओपन है और रूम का भी। बाहर कार है जिसमें तुम्हारा लगेज है, मेरा ड्राइवर तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। रही बात तुम्हारी मोबाइल की तो एयरपोर्ट पहुंचते ही तुम्हें एक न्यू मोबाइल और तुम्हारी टिकट का प्रिंट आउट मिल जाएगा जिससे तुम फ्लाइट आसानी से ले सकते हो। चले जाओ यहाँ से और आगे की लाइफ में मुझे अपना फेस दिखाने की
हिम्मत मत करना, वरना उसी पल तुम्हें मार डालूंगा मैं। विंग ने अपनी बात फिनिश की। देन वो शांत हो चुका था। कुछ ही देर बाद उसने रूम के डोर की आवाज़ सुनी। देन उसने एक डीप ब्रीथ ली। कुछ 2 पल तक वो वैसे ही स्ट्रेट खड़ा रहा था, पर तीसरे ही पल उसके कदम जैसे ही लड़खड़ा गए थे। आंखों में जो आंसू थे वो अब बिना इजाजत के बह रहे थे। गिरने के लिए हुआ ही था विंग कि तभी 2 स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने उसे पीछे से होल्ड कर लिया था और अचानक विंग ने पीछे मुड़ के देखा। वांग जी जो विंग के सामने था उसे होल्ड किए हुए। विंग ये देखकर बिल्कुल शॉक हो चुका था। फिलहाल उसकी कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि वो खुद को संभाल पाए। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वो खुद को होल्ड नहीं कर पाया था। शायद ये वैसा नजारा था जो विंग वांग जी को कभी नहीं दिखाना चाहता था। ये विंग की वीक साइड थी जो ना चाहते हुए भी आज वांग जी के सामने आ चुकी थी। वांग जी जिसने विंग को सीधा ब्राइडल स्टाइल कैरी किया और उसने विंग को बेड पर बिठा दिया। विंग जिसने तुरंत ही वांग जी से अपनी नजरें मोड़ ली थी। इनफैक्ट उसने अपनी नजरें झुका ली थी। वो अपनी फेस से उन आंसुओं को क्लीन तो करना चाहता था, पर उसकी बॉडी जैसे मूव करना ही भूल गई थी। पर ऑब्वियसली उसे संभालने के लिए सामने जो पर्सन था उसने इस बार उसके आंसुओं को क्लीन किया था। विंग को ये थोड़ा एम्बैरेसिंग लगा क्योंकि ऑब्वियसली उसकी कंडीशन फिलहाल सही नहीं है। वांग जी जिसे कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ चुकी थी, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वो एक्चुअली मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो इसीलिए शायद थोड़ा वीक हो चुका हो। कुछ गलत मत समझो। वो बस उसी वजह से। विंग जो अपनी बात बोल ही रहा था तभी वांग जी ने, या यूं कहा जाए वांग जी के नेक्स्ट वर्ड ने विंग को ना सिर्फ शॉक किया था, बल्कि विंग वांग जी की तरफ डिसबिलीवली देख रहा था। रिद्यम मो शेरी। विंग जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन वांग जी से यही था, डू यू नो फ्रेंच? वांग जी जिसने इस बात पर हंस दिया था और विंग ये जानकर एम्बैरेस हो चुका था क्योंकि विंग फ्रेंच क्लाइंट से बात कर रहा था और उसी क्लाइंट ने विंग से पूछा था कि वो घर में है तो उसके साथ अल्फा कौन है, और विंग ने उसे फ्रेंच में आंसर किया था कि वो उसका अल्फा है, उसका बिलव्ड फियोंसी। और इसी बात को सुनकर वांग जी जो विंग की तरफ तब देख रहा था, पर जब विंग ने वांग जी से रिटर्न में फ्रेंच में पूछा, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग को अचानक वांग जी का लुक देखकर यह लग चुका था कि वांग जी समझ चुका है कि विंग ने क्या बोला। पर बाद में जब वांग जी ने विंग के फ्रेंच क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो विंग ने रिलैक्स की, ब्रीथ ली। उसे लगा कि उसे बस वहम हुआ है। पर अब जब वांग जी ने विंग को फ्रेंच में आई लव यू स्वीट हार्ट बोला, तब विंग कंफर्म हो चुका था कि वांग जी को फ्रेंच आती है और उस वक्त वांग जी सब कुछ समझ के ही शॉक हुआ था। विंग जो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी ने उसकी सारी बातें सुन ली होगी, पर 1 मिनट अगर इसने सब कुछ सुना था तो ये अब तक क्या नाटक कर रहा था, ना समझ बनने का। विंग जिसके माइंड में जैसे ये बात क्लिक हुई थी उसने तुरंत वांग जी की तरफ एक डेयर किया था और कहीं ना कहीं वांग जी भी समझ चुका था, इसलिए उसने तुरंत विंग के सामने अपने घुटनों पर बैठते हुए विंग के हाथों को टाइटली होल्ड किया। गलत मत समझो स्वीटहार्ट, बस मुझे कंफर्म नहीं था। ये तो बिल्कुल मत समझो कि मेरा इंटेंशन गलत था। विंग जिसने वांग जी के हाथ से अपने हाथों को तुरंत छुड़ा लिया था। सब कुछ समझ गए थे, मेरी बातें भी समझ ली थी तुमने, तो क्या सोच रहे थे वांग जी? तुम्हें सच में लगता था कि मैं अपना ईगो छोड़ के तुम्हारे सामने बेग करूंगा तुम्हारे प्यार की और यहाँ रुकने की? वांग जी जिसने विंग से थोड़ी दूरी बना ली, वैसे ही वो नीज पर खिसकता हुआ थोड़ा पीछे हुआ। देन उसने विंग के सामने सीधा अपने हेड को जमीन पे रख दिया था, बिल्कुल विंग के कदमों में। विंग जो इस बात से शॉक हो चुका था, इनफैक्ट उसने अपने तुरंत ही पैर पीछे ले लिए थे। वांग जी जिसने अपने हेड को कुछ देर बाद उठाया और विंग की तरफ देखा।
नहीं स्वीटहार्ट, कभी नहीं। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम मेरे सामने बेग करो या मेरे प्यार के लिए तुम मेरे सामने झुको, क्योंकि वो काम मेरा है। हम दोनों के रिश्ते में अगर कोई बेग करेगा, कोई झुकेगा, तो वो सिर्फ मैं रहूँगा, आज भी और फ्यूचर में भी। मैं जानता हूँ विंग, तुम्हारे सामने आज तक हजारों लोग बस झुकते आए हैं, और जिसने आज तक कभी भी खुद को ना झुकाया हो, उसे किसी के सामने खुद को झुकाना उसे कितना बुरा फील कराता है। तुम बहुत स्ट्रांग हो विंग, और मैं फ्यूचर में भी यही चाहूँगा कि मेरा विंग ऐसे ही स्ट्रांग रहे, और इस दुनिया में किसी की हिम्मत भी ना हो जो तुम्हें अपने सामने झुकाने के बारे में सोचे। और अगर किसी ने ऐसा सोचा भी ना इस दुनिया में, तो तुम्हारा अल्फा खुद उसे तुम्हारे कदमों में फेंकेगा, ये वादा रहा। विंग, जिसे ये सुनकर अच्छा लगा था और कहीं ना कहीं वो फिर से रोने लगा था। अब तक उसने जो आंसू वांगजी को देखकर फिर से होल्ड करके रखे थे, वो बहने लगे थे। वांगजी, जिसने जैसे ये देखा, वो तुरंत उठ गया और वो विंग के पास जाकर उसे हक कर चुका था। विंग, जिसने वांगजी को हक बैक नहीं किया। जब वांगजी ने देखा, उसने खुद विंग के हाथों को पकड़ा और अपने वेस्ट अराउंड रैप कर लिया। विंग, जिसका फेस वांगजी के टमी के पास था, क्योंकि वांगजी खड़ा था और विंग बेड पर बैठा हुआ था। विंग, जो ना रोने की पूरी कोशिश कर रहा था, जब ये वांगजी ने देखा, उसने विंग के फेस को प्यार से होल्ड किया। स्वीटहार्ट, खुद को रोको मत, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। अगर आज तक तुम्हारी स्ट्रॉन्ग साइड को फेस किया है, तो ये वीक साइड भी मेरे ही लिए है। अगर एज माई स्ट्रॉन्ग ओमेगा मैं तुम्हारे सामने झुक सकता हूँ, तो अपने ओमेगा की वीक साइड के लिए उसे होल्ड करने का हक भी मुझे है। तुम्हारे ये आंसू दुनिया के लिए है, दुनिया के लिए नहीं है, पर मेरे सामने इन्हें बहने का हक है। मुझे होल्ड करके तुम रो सकते हो। विंग ने जब ये सुना था, वो और भी हार्डली रोने लगा था। सच में इस बार उसने वांगजी को फिर से टाइटली हक कर लिया था। वांगजी, जो विंग के हेयर्स को सहला रहा था प्यार से, उसकी बैक को रब कर रहा था और अपने स्मूथिंग फेरोमोन्स को धीरे धीरे रिलीज कर रहा था, जिससे उसका ओमेगा ठीक फील करे। विंग, जो करीबन वांगजी को पूरा ही जकड़ चुका था, उसने आज खुद को नहीं रोका। वो बहुत रोया। शायद पहली बार विंग अपनी लाइफ में इतना रोया होगा। अपने दिल में आज तक उसने जो कुछ भी दबा के रखा था, वो उन सब के लिए आज रो रहा था। कुछ नहीं कहा वांगजी ने उससे, सिर्फ उसे प्यार से होल्ड करके रखा। विंग कुछ देर बाद थोड़ा शांत हुआ और उसने वांगजी की तरफ देखा, जो अभी भी उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। वांगजी ने जब देखा कि विंग शांत हो चुका है, वांगजी विंग से थोड़ा दूर हुआ। वांगजी ने विंग के फेस को प्यार से होल्ड किया, देन उसके टीयर्स को रब किया। उसने विंग के फोरहेड पर किस किया, देन उसके दोनों आईज पे। फीलिंग बेटा? विंग, जिसने अभी भी वांगजी को देखना नहीं छोड़ा था, ये सोचना भी मत कि मैं ये एक्सेप्ट करूंगा कि तुम्हारे आज ना जाने की वजह मैं हूँ, और अगर ये बात फैमिली को पता चली, दूसरे ही पल मैं तुम्हें मार डालूंगा लान वांगजी। वांगजी, जिसने ये सुन के लगभग हंस दिया था। सच में विंग का ईगो बहुत बड़ा है। ओके स्वीटहार्ट, तुमने मुझे नहीं रोका, बल्कि मैं खुद तुम्हारे सामने अपने घुटनों पर बैठकर तुमसे तुम्हारे प्यार की भीख मांगने यहाँ आया था। विंग, जिसे ये सुनकर अच्छा लगा और उसने नोट कर दिया। वांगजी ने जब विंग को मुस्कुराते हुए देखा, उसे अच्छा लगा। मैंने तुम्हें चांस दिया था वांगजी। रूम का डोर और मेंशन का डोर मैंने ऑन किया था। बाहर ना जाने का डिसीजन तुम्हारा था, और अब तुम ये डिसीजन नहीं बदल सकते। तुम्हें अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, चाहे फिर तुम चाहो या ना चाहो। वांगजी, जिसने विंग के हेयर्स को प्यार से रफल किया। स्वीटहार्ट, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट मैंने जाने पिछले कितने दिनों से कर रहा था, एंड डोंट वरी, पूरी लाइफ मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाऊंगा, वो भी अपने पूरे दिल से। विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी, बिल्कुल जेन्युइन स्माइल।
विंग जो खुद बेड से उठ चुका था और उसने वांग जी को हक कर लिया था। ये शायद इतने दिनों में फर्स्ट टाइम था जब खुद विंग ने वांग जी की तरफ कोई कदम बढ़ाया हो फिजिकल टच के लिए। वांग जी जिसे थोड़ा हेजिटेट तो हो रहा था, पर फिर भी विंग को बुरा ना लगे इसलिए उसने विंग को प्यार से होल्ड कर लिया। उन दोनों ने एक प्यारा सा हक शेयर किया। देन विंग ने वांग जी के नेक से अपने फेस को अलग किया। उन दोनों की बॉडी अभी भी कहीं ना कहीं टच हो रही थी, पर जस्ट उनका फेस फिलहाल एक दूसरे के सामने था। विंग जिसके दोनों हाथ वांग जी के नेक अराउंड थे, वही वांग जी ने विंग को वेस्ट से होल्ड करके रखा था। विंग जो वांग जी की आंखों में देख सकता था खुद को और खुद के लिए बेशुमार प्यार को। आज शायद वांग जी की आंखें झूठ नहीं बोल रही थी। वही विंग के फेस पर भी स्माइल थी। आज वांग जी को विंग को देखकर अपना गिल्ट नहीं बल्कि विंग के फेस पर बेशुमार खुशी नजर आ रही थी, जिससे वांग जी के फेस पर भी स्माइल आ चुकी थी। विंग जो शायद कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, अपनी आईज को क्लोज कर चुका था वो और अपने फेस को धीरे धीरे वांग जी के करीब लेके जा रहा था, पर अचानक वांग जी ने उसे रोक दिया था। अपने एक हाथ को विंग के हेड के पीछे रखकर वांग जी ने फिर से विंग के हेड को अपने नेक के पास छुपा लिया था। विंग ने जब ये देखा उसे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फील हुआ। उसने फिर से खुद के फेस को वांग जी के सामने लाया और उसने एक कंफ्यूजिंग लुक दिया। आई गेस हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए विंग, डोंट पुश योरसेल्फ, तुम अभी भी वक्त ले सकते हो। ये सुनते ही विंग जो कंफ्यूज हो चुका था, क्या मतलब है इस बात का? विंग जिसे डिसअपॉइंटिंग फील हुआ था, इसलिए इस बार उसकी आवाज सॉफ्ट नहीं बल्कि स्टिफ थी। क्या अभी भी तुम्हें डाउट्स है या फिर एक बार कोई प्लान करके आए हो मेरे पास वांग जी? वांग जी जिसने इस बार खुद डिसबिलीवली विंग की तरफ देखा। ऐसी कोई बात नहीं है विंग, मैं बस नहीं चाहता कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोचो। मैं नहीं चाहता कि तुम ये सोचो कि एज अल्फा मैं बस तुम्हारी बॉडी चाहता हूँ। और रही बात प्लानिंग करके यहाँ आने की, तो आज जो कुछ भी प्लानिंग की वो तुम्हारी थी। मैंने तो बस उसे एक्सेप्ट किया और फॉलो किया। तुम्हें अगर फिर एक बार धोखा दिया ना विंग, या तुमसे एक भी आज मैंने झूठ बोला होगा, तो मैं सच में चाहूंगा कि इस रूम से निकलने से पहले ही मेरी डेथ हो जाए। ये सुनते ही विंग जिसने तुरंत वांग जी के लिप्स पर अपने हाथ रख दिए थे। प्लीज वांग जी ऐसा मत बोलो, सबको खो चुका हूँ मैं, अब इकलौती तुम बचे हो जिससे फिर से मैं प्यार करने लगा हूँ। अगर ये झूठ भी है ना, धोखा भी है ना, तो प्लीज इस बार मुझे पता मत लगने देना, वरना मैं सच में सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। वांग जी जिसने एक छोटी सी स्माइल की थी। डोंट वरी स्वीटहार्ट, ना कोई धोखा, ना कोई ट्रैप, ना कोई झूठ है ये। मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है। बस मैं ये नहीं चाहता था कि तुम्हें गलत हिंट मिले, जस्ट इसीलिए मैंने तुम्हें रोका था, वरना तुम्हें रोकने का इरादा और करेज दोनों मुझ में नहीं है। विंग जिसने स्माइल कर दिया, पर नेक्स्ट पल विंग के वो ब्यूटीफुल लिप्स जो स्माइल कर रहे थे वो वांग जी के लिप्स के बीच में कैप्चर्ड हो चुके थे। दोनों की मर्जी थी, दोनों के दिल में सुकून था, साथ ही बेशुमार प्यार भी। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.